दोस्तों नमस्कार प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन। आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसे किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व अपने देश के लिए, अपनी मट्टी के लिए और ख़ास तौर से अपनी माँ के लिए हमेशा से चर्चा में रहा। वो शख्सियत एक ऐसी पहचान थे कविता के क्षेत्र में, शायरी मुशायरे के क्षेत्र में, शेर व शायरी के क्षेत्र में, जो अपने आप में बहुत बहुत अनूठे थे। मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर राणा साहब की। आइए इनके जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। वैसे तो तमाम यूट्यूबर साथियों ने मुनव्वर राणा साहब के विषय में आप लोगों तक कहानियां भेजी हैं, लेकिन मुनव्वर राणा साहब का ताल्लुक जनपद जौनपुर से कितना अच्छा था। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था, आप लोग भली तरह से जानते होंगे। लेकिन जौनपुर से इनका संबंध जिस परिवार से था, उस परिवार से मेरा संबंध भी अच्छा है। और खास तौर से वो ऐसा परिवार जो शेर व शायरी और कविता की दुनिया में बहुत लगाव रखने वाला फैमिली, बहुत लगाव रखने वाला परिवार था। और यही वजह थी कि मुनव्वर राणा साहब जनपद जौनपुर की माटी से जब जुड़े तो उसी एक परिवार से जुड़े थे। ये पूरी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले हम चाहते हैं कि मुनव्वर राणा साहब के जीवन पर छोटा सा प्रकाश डालें। इनका पूरा नाम सैयद मुनव्वर अली था और ये रायबरेली में पैदा हुए थे। इनकी जन्म तारीख जो बताई जाती वो 26 नवंबर 1952 है। दोस्तों, जीवन का पूरा 71 साल इन्होंने तय किया और 14 जनवरी 2024 को इनका इंतकाल हुआ। इनकी चर्चा, इनकी रचनाएं बहुत फेमस रही, बहुत अच्छा और बहुत ओपिनियन विचारधारा के कवि थे। यह हमेशा अपनी शायरी में तत्काल यानी जो तुरंत की घटनाएं घटित होती थी, जैसा माहौल क्षेत्र और समाज का होता था, ठीक इसी तरह की कविता और रचना समाज को देना चाहते थे या लोगों को देना चाहते थे। ऑलरेडी कवियों का जीवन भी ऐसा होता है। कवि हमेशा से इसी विचारधारा का, इसी नीयत का, इसी सोच का होता भी है कि वो जब अपनी कविता, अपनी रचना वास्तविक रूप से अगर मन से देना चाहता है तो ऐसे ही देता है कि समाज में कुछ बेहतर और बड़ा हो। समाज के लोगों में जो वर्तमान जीवन है समाज का, उस वर्तमान जीवन पर यानी एक प्रभाव पड़े, एक सीख मिले, एक दिशा मिले। ऐसी हमेशा ऊंची सोच रखने वाला कवि ऐसी सोच रखता है कि मैं समाज को कुछ दे जाऊं। आइए उस समय, अब जब मुनव्वर राणा साहब का जन्म हुआ तब 71 साल पहले से, यानी जब बचपन गुजरा होगा उस समय से लेकर के और आज जब मरे मुनव्वर साहब, तब से लेकर के अब तक के बीच में समाज की तमाम घटनाओं को उन्होंने छुआ होगा। तमाम ऐसे पहलुओं को जीवन के उतार चढ़ाव में देखा होगा जो समाज में घटित, अनघटित या चलने वाली तमाम ऐसी समस्याएं उनकी आत्मा को छुई होंगी। तमाम विषयों पर उन्होंने गीत, गजल लिखे, नज़म लिखी। लेकिन उनकी कुछ कविताएं जो बहुत फेमस थी, जिसके लिए उनका नाम दुनिया में अमर है और जाने जाने लग गए, वो खास तौर से माँ पर लिखने वाली कुछ ऐसी रचनाएं थी जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मुनव्वर राणा साहब को नवाजा गया। इसके अलावा माटी रत्न सम्मान मिला था, अमीर खुसरो सम्मान मिला था, गालिब पुरस्कार मिला था। ऐसे तमाम पुरस्कार चाहे जो भी सरकारें रही हैं, सारी सरकारों ने इनको इनकी रचनाओं के लिए सम्मानित किया है। मुनव्वर साहब की जो रचना बहुत फेमस थी, जिस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, माँ के लिए ही इन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं, मैंने नेट पर सर्च करी, जब देखा तो मुनव्वर साहब की बहुत रचनाएं ऐसी थी जो माँ पर मिली। लेकिन एक रचना जिसके लिए निश्चित तौर पर दिल, मतलब एकदम समझिए कि जैसे दर्द से भर जाता है। उस समय का नजारा, जिस समय बंटवारा होता है, घर में बंटवारे होने लग जाते हैं, उस बंटवारे को मेरा बचपन था जब मैं जानता हूं कि गांव में जब जमीन बढ़ती थी, घर बढ़ता था, परिवार में मतलब सब कुछ, चम्मच कटोरी गिलास तक बढ़ जाते थे। सब कुछ बंटने के बाद तब माता और पिता भी बढ़ते थे। कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। सोचिएगा कि मुनव्वर साहब ने उस समय लिखा, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई,
देखिएगा कि उस समय की रचना है, मुनव्वर साहब ने जो लिखी है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। इतने नहीं, एक लाइन और मैं बताना चाहूंगा। कविता बड़ी थी लेकिन मैंने छोटा सा अंश इसका लिया है नेट से। यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, यहां से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन ना वापस जाके माँ आई। उस माँ के लिए कितनी दर्द, कितनी पीड़ा इस छोटे से शब्दों में समझिए इन्होंने व्यक्त किया है कि माँ मेरे हिस्से में आई, मैं घर में छोटा था। तो ये समाज की त्वरित घटनाएं थी, तुरंत की घटनाएं थी। समाज में ऐसा होता था कि अक्सर जब घर में बंटवारे होते थे तो माँ छोटे भाई के हिस्से लग जाती थी और उन्होंने तत्कालीन घटना को इतना दर्द दिया। सोचिएगा, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है कि जिसके अर्थ समझ में ना आए, बिल्कुल चलन के शब्दों से इन्होंने ऐसी भावनात्मक पीड़ा पिरो दी है समाज की, जो सोचने के बाद वास्तव में बहुत दर्द होता है। मैं मुनव्वर साहब का जौनपुर से कैसा संबंध था, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, एक दूसरी गजल इन्होंने लिखी थी। उस गजल की पहली लाइन में बताना चाहूंगा। इन्होंने लिखा था कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। माँ माँ होती है और हमेशा इन्होंने माँ, माटी और मुनव्वर, यानी मुनव्वर साहब ने माँ और मट्टी के लिए कुछ इतना अजीब लिखा है, इतना अच्छा लिखा है, इतना बेहतर लिखा है, जिसकी चर्चा ये तो मट्टी में चले गए लेकिन शायद इतिहास याद करेगा। तमाम अपने बयानों के लिए भी बड़े विवाद में कभी कभी आ जाते थे, बड़ा ओपिनियन बोलते थे, राजनीतिक मंच पर भी राजनेताओं के लिए बड़ा खुला बोल देते थे, कभी 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 बड़ी नाराजगी जाहिर करते थे राजनीति का, चाहे वर्तमान दौर हो चाहे पहले का दौर हो। कभी ये अगर लगा इनको कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, तो मुनव्वर साहब बहुत समझिए एक तरह से स्वतंत्र पत्रकार थे। कवि के अलावा स्वतंत्र पत्रकारिता थी समझिए इनके अंदर। बिल्कुल कोई लिखते नहीं थे कि मतलब लिख करके पेपर आउट करें, नहीं, लेकिन मंच पर सटीक और सीधे अपने संवाद से सरकार को भी चोट देते थे, वार करते थे। और हमेशा इनके शब्दों में जनतंत्र या धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाए तो ऐसा कुछ था। ये लखनऊ में एक बार शायरी कर रहे थे तो मेरे एक मित्र ने बताया कि भैया उस समय हम लोग वहाँ मौजूद थे और मुनव्वर साहब के जुबान से निकला कि जब मैं मरूं तो मुझे जहां मैं पैदा हुआ हूं वहीं मुझे दफन किया जाए, ये मेरी इच्छा होगी। यानी अपनी मट्टी के लिए उन्होंने कहा, अपनी जन्म देने वाली जन्मदात्री जन्म मातृभूमि के लिए उन्होंने कहा कि मैं मरूं चाहे दुनिया के जिस कोने में, लेकिन मेरा दफन रायबरेली में किया जाए, मेरी मट्टी वहीं दी जाए जहां मैंने जन्म लिया है। तो कहीं ना कहीं से इनके इस भाव से, इनके इस शब्द से ऐसा लगता था कि मुनव्वर साहब अपनी मट्टी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। आइए, जनपद जौनपुर से उनका रिश्ता रत्नेश तिवारी जी के परिवार से था। रत्नेश तिवारी का वो परिवार जो बहुत पुराना, जनपद जौनपुर का सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है। और मुनव्वर साहब जौनपुर में आते थे तो रत्नेश जी के यहाँ आते थे, रत्नेश तिवारी जी के यहाँ आते थे। और इनके परिवार से बहुत अच्छा ताल्लुक था मुनव्वर साहब का। संयोग से रत्नेश तिवारी जी की डेथ हुई, यानी जब वो स्वर्गवासी हुए, मुनव्वर साहब को सूचना मिली और वो जब सुन पाए तो बड़ा दुख हुआ और उन्होंने जो श्रद्धांजलि की किताब लिखी गई रत्नेश तिवारी जी के लिए, उसमें अपनी गजल इनके नाम से लिख करके भेजी। लेकिन एक बार इत्तेफाकन उनके बड़े बेटे राजन तिवारी जी मुनव्वर साहब से मुलाकात करने गए थे। तो भाई निश्चित तौर पर कहते हैं होनहार बीरवान के हो चीखने पात, तो रत्नेश तिवारी की गोद में राजन जैसा पुत्र तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। राजन तिवारी जी के जो मिलने का अंदाज है निश्चित तौर पर युवाओं में मुझे बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी एक दो नहीं 50 मुलाकात है राजन जी से। और राजन जी जब मुनव्वर राणा जी से मिले तो प्रणाम किया, पैर छुआ, तो मुनव्वर साहब ने एक
एक 2 लाइन की शायरी बोली थी, वो मुझे याद है। और वो शायरी इसलिए ताज़ी हो जाती है दिमाग में कि अक्सर मैं इस शायरी को पढ़ लेता था। और उनकी डेथ के बाद राजन तिवारी ने अपनी फेसबुक की वॉल पर ये शायरी लगाई भी थी कि मुनव्वर साहब ने क्या कहा था कि झुक के मिलते हैं बुजुर्गों से हमेशा बच्चे, झुक कर मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, फूल पर बाग की मट्टी का असर होता है। फूल पर बाग की मट्टी का असर होता है। सोचिएगा कि इस तरह की सोच, इस तरह की विचारधारा के रचनाकार थे मुनव्वर राना साहब। और निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद यानी 14 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद समझिए कि शेरो शायरी की दुनिया के एक युग का अंत मेरी भाषा में है। उनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। एक अच्छे बेहतर राइटर यानी बेहतर रचनाकार, बेहतर गजलकार थे मुनव्वर राना साहब। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे चैनल परिवार की तरफ से मुनव्वर राना साहब को विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनकी दिवंगत आत्मा के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां कहीं भी रहें, हमेशा हमेशा अपनी मिट्टी में अपनी सोच को समर्पित करते हुए भी हमारे आने वाले नवोदित कवियों, कलाकारों के लिए अपना आशीष प्रदान करें, ताकि उनके सोच में भी इसी तरह की भक्ति रम जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी दोस्तों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम।